एपिसोड 1016। फिर शिवम ने चारों तरफ देखा और माफी मांगते हुए कहा, सीनियर नीरिक, मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हारा हर्बल फील्ड और घाटी को नष्ट कर दिया। मैं घाटी को ठीक करने में मदद करने के बाद तुम जा सकते हो। नीरिक ने हाथ हिलाकर शिवम को रोक दिया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं कई सालों से इन पहाड़ों में हूँ। मैंने इस दुनिया से संपर्क खो दिया है। वैशाली सही थी, मैं उस वक्त हार नहीं मान सकता था, इसलिए मैं यहाँ छिप गया। अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन वैली छोड़ने जा रहा हूँ। शिवम और पवेलियन मास्टर ने थोड़े आश्चर्य के साथ नीरिक की तरफ देखा। नीरिक ने मजाक में कहा, जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे तुम दोनों का सहारा चाहिए होगा। कोई दिक्कत नहीं, शिवम ने तुरंत अपनी छाती ठोककर कहा। पवेलियन मास्टर हंस पड़ी। दोनों के बीच की दुश्मनी इस पल में खत्म हो गई लगती थी। ऐसे में मैं और ज्यादा नहीं रुकूंगा, शिवम ने कहा। ये कहकर शिवम ने पवेलियन मास्टर की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें अब रॉय फैमिली के सीक्रेट रियलम में ले चलता हूं और पहले सुकृत को खत्म करता हूं। पवेलियन मास्टर ने हाथ हिलाकर शिवम को रोक दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, जैसा तुमने कहा, अभी सही वक्त नहीं है। हालांकि तुम ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम पब्लिक एनिमी बन गए तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शिवम ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, मुझे उनकी नजरों की परवाह नहीं, लेकिन मैं सुकृत की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, वो बस धमकियां दे रहा है। वो मुझे कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारा रास्ता कभी भी इतने तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य अभी लंबा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पीठ में छुरा घोंपा जाए। शिवम अचानक चुप हो गया। पवेलियन मास्टर ने उसकी बहुत मदद की थी। शिवम इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता था। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, शिवम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे यकीन है कि मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पवेलियन मास्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद तीनों ने और कुछ नहीं कहा। अलविदा कहने के बाद वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन वैली छोड़ने के बाद शिवम सीधा शेन किंगडम वापस चला गया। अब जब वो मार्शल सेंट बन चुका था, शिवम को किसी से डर नहीं था। यहाँ तक कि नंबर 1 शख्स मार्तंड से भी शिवम को कोई डर नहीं था। इस वक्त शेन किंगडम में हेवन गेट पर जुल्फिकार ने हेवन गेट पर कब्जा कर लिया था और अपने सारे मातहतों को हेवन गेट में ले आया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जुल्फिकार के आने से हेवन गेट और भी शानदार हो गया था। उसने हेवन गेट के कार्ड्स को फिर से शफल किया और सभी ऊंचे पदों पर अपने पुराने जनरलों को बिठा दिया। हैरानी की बात यह थी कि जुल्फिकार के पास 2 मार्शल सेंट थे। खुद को मिलाकर 3 मार्शल सेंट थे। इससे जुल्फिकार की स्थिति अटल हो गई थी। उसने शेन किंगडम के सभी नए सेक्ट्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। और शिवम का आखिरी मौके पर भाग जाना स्वाभाविक रूप से लोगों की आलोचना का शिकार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि शिवम न सिर्फ जवाबी हमला नहीं करेगा, बल्कि भागने का रास्ता चुन लेगा। इसी दौरान शिवम वापसी के रास्ते पर था। प्लेन में शिवम खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रहा था, कुछ सोचते हुए। कुछ घंटों बाद शिवम शेन किंगडम में सफलतापूर्वक पहुंच गया। उसने सड़क से एक टैक्सी ली और सीधा हेवन गेट की ओर चल पड़ा। रास्ते में शिवम ने बेतकल्लुफी से पूछा, ड्राइवर, शेन किंगडम में अब क्या हाल है? यहाँ का किंग कौन है? ड्राइवर ने शिवम की तरफ देखा और बोला, किंग? शेन किंगडम ऐसी जगह है जहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ किंग कहाँ से होगा? यहाँ जिंदा रहने के लिए सेक्स का सहारा चाहिए। जैसे हम ड्राइवर्स के पीछे भी सेक्स का सपोर्ट है, वरना ये काम नहीं हो सकता। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, मतलब अभी शेन किंगडम में कोई असली लीडर नहीं है? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, सारे बड़े सेक्स किंग बनना चाहते हैं, लेकिन किसी में वो काबिलियत नहीं है। शिवम ने सोचते हुए कहा, मतलब जो भी इन सेक्ट्स में नंबर 1 बन जाएगा, वो शेन किंगडम का असली लीडर बन सकता है। कमोबेश, ड्राइवर ने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन किंग बनना इतना जरूरी है क्या? ये तो बस एक टाइटल है। अगर कोई सचमुच टॉप पर पहुंच भी जाए तो कौन खुद को किंग कहलवाना चाहेगा? वो तो बेवजह की मुसीबत मोल लेना होगा। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया। यह मानना पड़ेगा कि ड्राइवर की बात में दम था। अब से तुम ड्राइवर्स को हेवन गेट की प्रोटेक्शन मिलेगी, शिवम ने बेतकल्लुफी से कहा। ड्राइवर ने आंखें घुमाकर कहा, छोड़ो, हेवन गेट का लीडर तो उस दिन भाग गया था। ये बात कौन नहीं जानता? शिवम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने नहीं सोचा था कि खबर इतनी तेजी से फैल जाएगी कि ड्राइवर को भी पता होगा। टैक्सी जल्द ही हेवन गेट के पास पहुंच गई। कार से उतरने के बाद ड्राइवर ने कहा, 20,000। शिवम ने मुंह खोल लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने नहीं सोचा था कि ड्राइवर फिर भी ज्यादा पैसे मांगेगा। शिवम ने उससे बहस नहीं की।
पैसे देने के बाद वो सीधा हेवन गेट के अंदर चला गया। हेवन गेट के अंदर जुल्फिकार एक नक्शा लिए हुए था। यह नक्शा शेन किंगडम का था। वो नक्शे पर कुछ निशान लगा रहा था, जैसे कि अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा हो। हमारी मौजूदा ताकत से शेन किंगडम पर कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, जुल्फिकार ने धीमी आवाज में कहा। उसके पास खड़े एक मार्शल सेंट ने सिर हिलाया और बोला, शेन किंगडम में मार्शल सेंट्स ज्यादा नहीं हैं, लेकिन क्वासी मार्शल सेंट्स बहुत हैं। अगर हम मौका पाकर अब शेन किंगडम के सभी बड़े सेक्ट्स पर कब्जा कर लें, तो ये ताकत भविष्य में किसी भी फोर्स को कुचलने के लिए काफ़ी होगी। जुल्फिकार ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल। किसी भी सेक्ट को मजबूत नए खून की जरूरत होती है। जब दोनों प्लानिंग कर रहे थे, तभी बाहर से कोई भागता हुआ आया। सेक्ट लीडर, बुरा हुआ। वो शिवम वापस आ गया है। ये सुनकर जुल्फिकार ने भौहें उठाईं। वो अभी भी वापस आने की हिम्मत करता है। जुल्फिकार का चेहरा काफ़ी चंचल था। ये भी ठीक है, अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त है। हम उसे अपनी सीढ़ी बनाएंगे। ये कहकर जुल्फिकार उठा और बड़े कदमों से हॉल से बाहर चला गया। हेवन गेट के स्क्वायर पर शिवम वहां खड़ा था, चुपचाप जुल्फिकार का इंतजार कर रहा था। आसपास के हेवन गेट के डिसाइपल्स इकट्ठा हो गए थे और जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। शिवम, क्या वो आखिरी मौके पर भाग नहीं गया था? फिर वापस क्यों आया? क्या वो हेवन गेट को वापस लेना चाहता है? वो जुल्फिकार तो असली मार्शल सेंट है। 3 मार्शल सेंट्स हैं। ऐसी ताकत पूरे शेन किंगडम में सबसे बेस्ट है। शिवम चुपचाप आसपास की चर्चाओं को सुन रहा था। उसका दिल जरा भी नहीं डगमगाया। उसे उम्मीद थी कि जुल्फिकार की शोहरत दूर दूर तक फैले और हर कोई उससे डरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शिवम के जुल्फिकार को मारने के बाद लोगों का दिल जीतना और हलचल मचाना आसान हो जाएगा। हाँ, एक कचरा जो अपने सेक्ट को छोड़कर भाग गया, वो वापस आने की हिम्मत करता है। इसी वक्त जुल्फिकार बड़े कदमों से बाहर निकला। वो हंसते हुए, आंखों में हल्की सी मजाकिया चमक लिए, बोला। जुल्फिकार के बाहर आने के बाद आसपास के डिसाइपल्स ने जल्दी से झुककर चिल्लाया, सेक्ट मास्टर को नमस्ते। ये दृश्य देखकर जुल्फिकार हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। शिवम, देखा तुमने, अब पूरा हेवन गेट मेरा है। जुल्फिकार ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मुझे यकीन है कि कोई भी उस सेक्ट मास्टर को फॉलो नहीं करना चाहेगा जो आखिरी मौके पर भाग गया। शिवम ने जुल्फिकार को ठंडी नज़रों से देखा और बोला, मुझे लगता है कि कोई भी उस सेक्ट मास्टर को फॉलो नहीं करना चाहेगा जो ज़मीन पर घुटने टेककर रहम की भीख मांगता हो। ये सुनकर जुल्फिकार ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? अभी भी देर नहीं हुई है, तुम घुटने टेककर रहम मांग सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहता। मेरे पास बड़े काम हैं। इसे जल्दी खत्म करते हैं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। जुल्फिकार ने आंखें सिकुड़ी और ठंडी हंसी के साथ बोला, मेरी भी यही मंशा है। उसके बोलने से पहले ही जुल्फिकार की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि शिवम की आकृति अचानक गायब हो गई और कई सारी परछाइयां उसकी तरफ बढ़ीं। जब तक वो होश में आया, शिवम का मुक्का उसकी छाती को भेद चुका था। उसका हथेली उसकी छाती से होते हुए पीछे तक चली गई। जुल्फिकार ने अपनी छाती की तरफ देखा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। तुम? जुल्फिकार ने शिवम को घूरते हुए, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। शिवम ने अपना मुक्का बाहर खींचा और ठंडे लहजे में बोला, मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन वास्तव में यह एक सांस का समय था। लेकिन लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया। ये कहकर शिवम ने अपने हाथ पीछे किए और उदासीनता से बोला, अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो उसे आजमा लो। जुल्फिकार तुरंत गुस्से से भर गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। बोलते हुए जुल्फिकार के शरीर की ऊर्जा तेजी से बढ़ी। इसके बाद जुल्फिकार के पैर हिले और वो विस्फोटक रूप से शिवम की तरफ बढ़ा। उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और उसके मुंह के बारिश की बूंदों की तरह थे, जो लगातार शिवम की तरफ बरस रहे थे, खटखट की आवाज के साथ। दूसरी तरफ शिवम ने अभी भी अपने हाथ पीछे किए हुए थे और उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जिसने जुल्फिकार के मुखों को उसके शरीर पर लगने दिया। एक पल के लिए पेन 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 की आवाज लगातार गूंज रही थी। शिवम के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई, लेकिन जुल्फिकार का मुक्का अभी भी इस सुनहरी रोशनी को भेद नहीं पाया। हमलों की एक श्रृंखला के बाद जुल्फिकार इतना थक गया कि वो हाँफ रहा था, लेकिन शिवम अभी भी 1 इंच भी नहीं हिला। असंभव! जुल्फिकार तुरंत गुस्से से भर गया और उसने अपने हमलों की तीव्रता फिर से बढ़ा दी। इसी पल शिवम की आंखें ठंडी हो गईं। उसने बेतकल्लुफी से अपना बड़ा हाथ लहराया और एक भयानक ताकत सीधे जुल्फिकार के शरीर पर जा लगी। पल भर में जुल्फिकार सैकड़ों मीटर उड़ गया और उसने हेवन गेट की दीवार तक तोड़ दी। उसका शरीर खंडहरों में जमीन में धंस गया और हर कोई हैरान रह गया। केवल एक हथेली से जुल्फिकार को उड़ा दिया।
ये कैसी ताकत थी? सर्वशक्तिमान रियलम। आह! इसी पल खंडहरों के नीचे से जुल्फिकार की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। जुल्फिकार खून से लथपथ था और उसके शरीर से हल्की सी अजीब रोशनी निकल रही थी। बच्चे, तुमने मुझे पूरी तरह गुस्सा कर दिया है। जुल्फिकार बार बार चिल्लाया। उसके भौहों के बीच का निशान चमकने लगा और जुल्फिकार के पीछे एक बूढ़े भालू की आकृति हल्की सी दिखाई दी। ये देखकर शिवम ने भौहें उठाई और ठंडी हंसी के साथ बोला, तो तुमने एक डेमन बीस्ट स्पिरिट पिल हासिल कर लिया है, और वो भी बूढ़े भालू का। जुल्फिकार ने शिवम को घूरते हुए कहा, शिवम, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूढ़े भालू की ताकत का उपयोग करने के बाद जुल्फिकार की ताकत तुरंत दर्जनों गुना बढ़ गई। हर कदम के साथ धरती हिल रही थी और पहाड़ कांप रहे थे। मर जा! जुल्फिकार की गुस्से भरी चीख के साथ वो फिर से शिवम की तरफ बढ़ा। इस बार उसकी ताकत बेमिसाल हो गई थी, लेकिन उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। शिवम का शरीर हल्का सा हिला और जुल्फिकार का हर मुक्का शिवम ने आसानी से चकमा दे दिया। जुल्फिकार जैसे पागल हो गया था और उसने लगभग पूरे हेवन गेट को नष्ट कर दिया। ये देखकर शिवम ने भौहें चढ़ाई और कहा, हेवन गेट को बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। मैं तुम्हें इसे नष्ट नहीं करने दूंगा। उसका लहजा बेतकल्लुफ था, लेकिन उसमें घमंड भरा था। मर जा! बूढ़ा भालू गुस्से से चिल्लाया और उसने शिवम पर मुक्का मारा। उसके पीछे का बूढ़ा भालू भी उसी पल जैसे अपना मुक्का बढ़ा रहा था और शिवम पर हमला कर रहा था। शिवम की आंखें सिकुड़ी और उसकी दोनों बाहें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। मैं तुम्हें असली ताकत का अनुभव करवाता हूँ, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। बोलते ही शिवम ने अपनी मुट्ठी बांधी और जुल्फिकार के मुक्के का सामना किया। वो सुनहरी रोशनी से चमकता मुक्का तुरंत पूरे विश्व को रोशन कर गया। बैंग! आखिरकार दोनों मुठ्ठियां टकराईं। उम्मीद के मुताबिक गतिरोध नहीं हुआ। टकराने के पल में जुल्फिकार की पूरी बांह तुरंत टूट गई। वो विशाल भेदने वाली ताकत जुल्फिकार के पूरे शरीर की तरफ बढ़ी। पल भर में जुल्फिकार का शरीर पूरी तरह टूट गया। ताज़ा खून टपक रहा था और उसकी हड्डियां भी चूर चूर हो गईं। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उछला और पता नहीं कितना समय लगा जब उसने अपना शरीर स्थिर किया। ये दृश्य देखकर हर कोई अपनी थूक निगल गया। ये अंतर बहुत बड़ा था। जुल्फिकार जमीन पर गिरा। उसकी ऊर्जा कमजोर थी और वो अब खड़ा नहीं हो सकता था। शिवम सीधा उसके पास गया और ठंडे लहजे में बोला, क्या तुम्हें पता है कि मार्शल सेंट और मार्शल सेंट में भी बहुत बड़ा अंतर होता है? जुल्फिकार ने गला घुमाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शिवम ने उसे मौका नहीं दिया और सीधे उसकी प्राइमल स्पिरिट को कुचल दिया। जुल्फिकार, जिसे अजेय माना जाता था, बस ऐसे ही मर गया। ये बड़ी लड़ाई 10 मिनट से भी कम समय तक चली और जुल्फिकार हड्डियों का ढांचा बन गया। शिवम घूमा और ठंडी नजरों से भीड़ की तरफ देखा। जुल्फिकार के 2 मार्शल सेंट्स ने जब देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो तुरंत घुटने टेक दिए और चिल्लाए, सेक्ट लीडर शिवम को नमस्ते। हम जिंदगी भर सेक्ट लीडर को फॉलो करने को तैयार हैं। हर कोई यह देखकर जल्दी से घुटने टेक कर चिल्लाया, सेक्ट लीडर शिवम को नमस्ते, हम जिंदगी भर सेक्ट लीडर को फॉलो करने को तैयार हैं। हजारों लोग एक साथ चिल्लाए, उनकी आवाजें आसमान को हिला रही थीं। शिवम इस शानदार दृश्य को घूर रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई खुशी या दुख नहीं था, लेकिन वो एक दबंग आभा बिखेर रहा था। जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो और कोई उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके शरीर की सुनहरी रोशनी और उस पर लगे चटक लाल निशान सूरज की रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। एक मार्शल सेंट को कुत्ते की तरह मार डाला। हर किसी को पता था कि अब से कोई इस युवा को नहीं रोक सकता। जुल्फिकार के 2 मार्शल सेंट्स को देखते हुए, जो घुटने टेककर अपनी वफादारी दिखा रहे थे, शिवम ने हल्की हवा के साथ उन्हें उठा लिया। दोनों डर के मारे कांप रहे थे और शिवम को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत क्या होगी। उनका जिंदा रहना या मरना अब उनके कंट्रोल में नहीं था। अब से हेवन गेट शेन किंगडम और पूरी दुनिया में नंबर 1 सेक्ट होगा, शिवम ने धीरे से कहा। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वो एक जोरदार घंटी की तरह थी, जो लोगों के दिलों को कंपा रही थी। सबने एक साथ सिर उठाया, उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्हें नहीं पता था कि वो चमक उत्साह की थी या घबराहट की। शिवम घूमा और मेन हॉल में चला गया। वो हेवन गेट की स्थिति को जल्द से जल्द समझना चाहता था। नीतियांशियां को फिर से हॉल में बुलाया गया और जुल्फिकार के 2 मार्शल सेंट्स साइड में खड़े थे, शिवम के आदेश का इंतजार कर रहे थे। शिवम ने नीचे की तरफ देखा, नक्शे की ओर। नक्शे पर किया गया चित्रण जुल्फिकार का अगला टारगेट था। यह मानना पड़ेगा कि जुल्फिकार के विचार बिल्कुल शिवम जैसे थे। नक्शे पर लिखा हुआ प्लान शिवम की कुछ मेहनत बचा गया। हॉल के दोनों तरफ लोगों का समूह खड़ा था। ये लोग हेवन गेट के हायर अप्स थे। ये वो क्वासी मार्शल सेंट्स थे जिनके मार्शल सेंट बनने की सबसे ज्यादा संभावना थी।
इनमें केतन भी था, जिसे हेवन गेट का नंबर 1 जीनियस कहा जाता था। सामने खड़े लोगों के समूह को देखकर शिवम ने कुछ नहीं कहा। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन नीचे खड़े लोग शिवम जितने स्वाभाविक नहीं थे। वे बेचैन महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अभी अभी शिवम के साथ गद्दारी की थी और जुल्फिकार का साथ दिया था। कल सुबह 8 बजे सब मेन हॉल में इकट्ठा हों। मैं दाव प्रचार करूंगा, शिवम ने कहा। सब हैरान रह गए, लेकिन जल्दी समझ गए। दाव प्रचार, मार्शल सेंट स्टेज में कदम रखना। धन्यवाद सेक्ट लीडर शिवम, सबने एक साथ चिल्लाया। शिवम ने ऊपर से सबको देखा। उसके पास केवल एक सम्राट का रुतबा था। शायद यह उसकी ताकत से मिला आत्मविश्वास था। इतने सारे लोगों के सामने भले ही शिवम ने कुछ नहीं किया, उसका दबाव लोगों का दम घोंट रहा था। इन क्वासी मार्शल सेंट्स को दाव प्रचार करने के अलावा शिवम को ढेर सारी गोलियां भी रिफाइन करनी थीं। ये गोलियां कई डिसाइपल्स को बांटी जानी थीं और रिवॉर्ड के तौर पर दी जानी थीं। सेक्ट को मैनेज करना और कंपनी को मैनेज करना में कोई खास फर्क नहीं था। दया और शक्ति का इस्तेमाल एक ऐसा तरीका था जो कभी पुराना नहीं पड़ता। इसके बाद शिवम पवित्र कुर्सी से नीचे उतरा। कई डिसाइपल्स ने जल्दी से सिर झुका लिया और शिवम को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। शिवम के कदम बेहद धीमे थे। हर कदम जैसे सबके दिल पर पड़ रहा था। इस पल शिवम की आकृति केतन के पास रुक गई। केतन का दिल धक धक करने लगा और उसके माथे पर पसीने की एक बड़ी बूंद बन गई। शिवम वहां खड़ा रहा और लंबे समय तक कुछ नहीं बोला, लेकिन केतन का दिल बेहद घबराया हुआ था। जैसा शिवम ने अनुमान लगाया था, उसके दिल में पहले से ही बगावत का इरादा था। वो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो मार्शल सेंट रियलम में कदम रखेगा। शुरुआत में उसे लगा था कि कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन शिवम की हरकतों से लग रहा था जैसे उसने उसकी बाहरी परत को हटा दिया हो और सीधे उसके दिल में देख लिया हो। कुछ देर बाद शिवम ने अपनी हथेली उठाई और केतन के कंधे पर जोर से थपकी दी। केतन का चेहरा जम गया और उसका शरीर कांपने लगा। शिवम ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन यह जैसे एक भारी हथौड़ा था जो उसके दिल पर जा टकराया। इसी दौरान इंडिया में कई युवा जनरेशन भी मार्शल सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे माहौल में न जाने कितने लोग एकांत में चले गए थे, दूसरों से मुकाबला करने को तैयार नहीं। इनमें सबसे ज्यादा उम्मीद कपिल पर थी, और मदन अभी भी अपने करियर में व्यस्त था। उसके ऑफिस में एक युवा खड़ा था। वो युवा काले रोब में छिपा था और उसके शरीर की ठंडी ऊर्जा को छिपाया नहीं जा सकता था। आज से तुम्हें अपनी सारी हरकतें रोक देनी होंगी, मदन ने मनमोहन को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा। अब सारा इल्जाम शिवम पर है। अब जब शिवम इंडिया से भाग गया है, अगर तुम दूसरों की आंतरिक ताकत को अवशोषित करना जारी रखोगे तो देर सवेर तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। मनमोहन ने होंठ सिकोड़े और बोला, यंग मास्टर मदन, फिक्र न करो। हालांकि उसने ऐसा कहा, काले रोब के नीचे मनमोहन के चेहरे पर उदासी की एक छाया गुजरी। शुरुआत हो चुकी थी। अगर वो रुकना चाहता तो मदन का एक वाक्य उसे कैसे रोक सकता था। इसके अलावा मनमोहन को इस पल दिल में एक तीव्र एहसास था। वो मार्शल सेंट बनने से बस एक कदम दूर था। एक बार मार्शल सेंट बनने के बाद वो दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। पूरा इंडिया शांति और सद्भाव में था। जब से शिवम गया था सब कुछ शांत हो गया लगता था। शिवम आधा महीना पहले चला गया था और सब उसे भूल चुके थे। लेकिन इसी दिन खून खराबा चुपके से शुरू हो गया। मनमोहन ने फिर से हमला किया और एक बार में 10 से ज्यादा युवा डिसाइपल्स को मार डाला। ये युवा डिसाइपल्स सभी मार्शल आर्ट्स परिवारों से थे। इतने सारे लोगों के मरने से वे इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे। मदन को जल्दी ही इस बात का पता चल गया। वो अपने ऑफिस में खड़ा था और गुस्से से बोला, मनमोहन, क्या तुम मेरी बातों को दिल से लेते हो? मनमोहन ने उदासीनता से कहा, यंग मास्टर मदन, इतने घबराए क्यों हैं? भले ही शिवम इंडिया में नहीं है, हम फिर भी सारा इल्जाम शिवम पर डाल सकते हैं। वो इंडिया में है या नहीं, ये तो तुम्हारे कहने पर निर्भर है ना? मदन का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि काम कैसे करना है? मनमोहन की आंखें सिकुड़ी और वो ठंडी हंसी के साथ बोला, गंदा काम। यंग मास्टर मदन, क्या इस सब का सूत्रधार तुम नहीं हो? तुम मरने की तमन्ना रखते हो? मदन तुरंत गुस्से से भर गया। मनमोहन ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें सिकुड़ी और बोला, यंग मास्टर मदन, तुम मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हारी गंदी हरकतों को दुनिया के सामने ला दूंगा। सबको पता चलेगा कि कातिल शिवम नहीं बल्कि तुम हो, दिल्ली की मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का सम्मानित लीडर। मदन का चेहरा ठंड से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये आज्ञाकारी कुत्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करेगा। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मदन की आवाज़ ठंडी और धमकी भरी थी।
मनमोहन थोड़ी दूरी पर खड़ा था और उसी तरह के ठंडे लहजे में बोला, मुझे बिल्कुल पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यंग मास्टर मदन, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ तो तुम्हें मुझे कुछ फायदा देना होगा। मदन जोर से हंस पड़ा, तुम बस एक कुत्ता हो। अगर मैं तुम्हें हड्डी फेंक दूं तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, अगर नहीं फेंकता तो तुम्हें गंदगी भी नहीं खाने को मिलेगी। मनमोहन पहले से ही सारी शिष्टाचार तोड़ने को तैयार था। वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था और शांतिपूर्वक बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है मनमोहन, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। मदन ने अपने हाथ पीछे किए और शांतिपूर्वक बोला। वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सुपीरियर के लिए अंधेरे में अपने विरोधियों को हटाने और रास्ते की रुकावटें साफ करने के लिए एक विरोधी को तैयार करना जरूरी है। लेकिन एक बार जब सुपीरियर रुकावटें साफ कर लेता है तो विरोधी को तुरंत खत्म कर दिया जाता है। इस तरह सुपीरियर न सिर्फ विरोधी को सफलतापूर्वक हटा देता है और रास्ता साफ करता है, बल्कि विश्वसनीयता भी हासिल करता है। तुम और शिवम दोनों ऐसे किरदार हो। उसके बोलने से पहले ही मार्तन तुरंत बाहर से अंदर आया। मनमोहन, अगर तुम आज्ञाकारी होते तो मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने दे सकता था, लेकिन अफसोस तुम स्मार्ट नहीं हो, मदन ने आंखें सिकोड़कर कहा। मनमोहन ने मदन को देखा और फिर मार्तन की तरफ। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मदन, तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? अगर मेरे पास भागने की काबिलियत न होती तो मैं यहाँ सारी शिष्टाचार तोड़ने क्यों आता? मदन का चेहरा बदल गया और उसे तुरंत बेचैनी महसूस हुई। अगर मनमोहन भाग गया तो सच सामने आ जाएगा। उस वक्त दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। मार्तंड, उसे मार डालो। ये सोचकर मदन ने तुरंत आदेश दिया। मार्तंड ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे मनमोहन वैसे भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी उंगली मोड़ी और स्पेस को सील कर दिया। लेकिन मनमोहन घबराया नहीं। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मदन, तुम आज की अपनी हरकतों की कीमत चुकाओगे। ये कहकर मनमोहन की आकृति काले ऊर्जा के गोले में बदल गई और अलग अलग दिशाओं में तैरने लगी। ये काले ऊर्जा के गोले मार्तन के बनाए स्पेशल बैरियर से सीधे निकल गए और भाग निकले। ये दृश्य देखकर मदन का चेहरा तुरंत बदल गया। जल्दी उसे पकड़ो, चाहे जो हो, उसे खत्म करना होगा, मदन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। मार्तन ने सहमति जताई और तुरंत उसका पीछा किया। लेकिन मनमोहन का भागने का तरीका बेजोड़ था, यहाँ तक कि शिवम से भी बेहतर। काले ऊर्जा के गोले अलग अलग दिशाओं में तैर गए। मार्तन को भी नहीं पता था कि किस दिशा में पीछा करना है। एक राउंड पीछा करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे ऑफिस में मदन बेहद गुस्से से भर गया। वो सचमुच भाग गया। हमें उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, मदन ने गुस्से में कहा। वो ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था, चिंतित चेहरा लिए, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति से कैसे निपटना है। अभी गलती सुधारने में देर नहीं हुई, मार्तन ने साइड से कहा। यंग मास्टर मदन, अगर तुम अपनी गलती खुद मान लो, कह दो कि तुम मनमोहन के बहकावे में आ गए थे और ऐसा किया, शायद तुम कुछ नुकसान बचा सकते हो। ये सुनकर मदन गुस्से से बोला, अपनी गलती मान लूं? मैंने क्या गलती की? मैं दूसरी मिस्टिक रियलम का यंग मास्टर हूँ। मैं उनसे गलती मानूं? सपने में मार्तन ने मुंह खोला। हजारों शब्द आखिर में एक आह में बदल गए। ... मनमोहन के भागने के बाद उसने जल्दी से मार्शल आर्ट्स फोरम पर खबर फैला दी। एक अमर कॉकरोच की तरह मनमोहन की धोखेबाजी निश्चित रूप से मदन से कम नहीं थी। जब दोनों ने साथ काम किया था, मनमोहन पहले से ही सावधान था। उसके पास न सिर्फ दोनों की रिकॉर्डिंग थी, बल्कि हत्या के समय की वीडियो भी थी। उसी दिन मनमोहन ने वीडियो और रिकॉर्डिंग्स फैला दी। मूर्खों की भीड़, असली कातिल शिवम नहीं बल्कि मैं, मनमोहन हूँ। ये सब दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर मदन ने प्लान किया था। शिवम को फंसाने के लिए उसने तुम मूर्खों का फायदा उठाया। अफसोस, तुम मूर्खों में न तो कोई समझ है और न ही स्वतंत्र सोचने की काबिलियत। हा हा हा, कितना हास्यास्पद। एक आदमी जिसने तुम मूर्खों के लिए कई बार बलिदान दिया, उसे तुमने खदेड़ दिया। और असली विलेन को तुमने भगवान की तरह पूजा। अनगिनत वीडियो और रिकॉर्डिंग्स गलियों में फैल गईं। भले ही मदन ने पूरी कोशिश की मैसेज डिलीट करने की, लेकिन वो सब डिलीट नहीं कर सका। ये वीडियो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। सिर्फ एक दिन में ये पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में फैल गए। मैंने कहा था कि शिवम ऐसा कुछ नहीं करेगा। अफसोस, तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी इसका विरोध किया था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना। ये सब मदन की गलती है। उसने हमें धोखा दिया। दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लीडर के तौर पर उसने ऐसा काम किया। उसे हमें जवाब देना होगा। सारी चिल्लाहट देखकर मदन का चेहरा लगभग बिगड़ गया। ये चींटियों की भीड़ मुझसे जवाब मांगने की हिम्मत करती है।
मदन ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर दे मारा। अच्छा अच्छा, ये जिंदगी मौत से अनजान चींटियां, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अब से जो भी अफवाह फैलाएगा मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद मदन ने दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की सारी व्यवस्थाएं इकट्ठा कीं। इसमें ब्लैक गोल्ड रोब, पर्पल रोब और यहाँ तक कि हायर अप्स भी शामिल थे। उसी दिन मदन ने इंस्पेक्टर्स को आदेश दिया कि जो भी खबर फैलाए उसे मार डालो। मार्तंड ने ये दृश्य देखा और आह भरी। उसे अच्छे से पता था कि इससे समस्या हल नहीं होगी बल्कि समस्या और बढ़ेगी। इस पल शिवम हेवन गेट को शेन किंगडम के विभिन्न सेक्ट्स पर हमला करने का आदेश दे रहा था। हर लड़ाई में शिवम खुद शामिल हो रहा था। पूरे हेवन गेट का हौसला बहुत बढ़ गया था। शेन किंगडम में शिवम की प्रतिष्ठा फिर से लौट आई थी। सिर्फ कुछ दिनों में शिवम ने हेवन गेट की सेना का नेतृत्व किया और 10 से ज्यादा नए सेक्ट्स पर कब्जा कर लिया। ये ग्लोरी कंट्री के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने की जंग थी और एकीकरण की रफ्तार और भी अजीब थी। शिवम ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने भरोसेमंद सहयोगियों को कल्टिवेट भी किया। कुछ ही दिनों में हेवन गेट ने कुल मिलाकर करीब 10,000 माथत इकट्ठा किए। इनमें 4 मार्शल सेंट्स और 30 से ज्यादा मार्शल मार्क्विस थे। इस तरह की ताकत दुनिया पर राज करने के लिए काफी थी। इस दिन शिवम ने अपने हाथ में नक्शा देखा जो चित्रण से भरा था और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। अब वापस जाने का वक्त हो गया है। शिवम ने अपनी कूंची नीचे रखी और उसकी नज़रें इंडिया की दिशा में मुड़ीं। दूसरे सेक्ट्स पर हमला करते समय शिवम इंडिया के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के डेवलपमेंट पर भी नज़र रख रहा था। शिवम को मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में हो रही हर चीज़ की अच्छी खबर थी। कुत्ता कुत्ते को काटता है, मुंह पर बाल, मनमोहन की खुली बातें देखकर शिवम ठंडी हंसी के साथ बोला। उसने नहीं सोचा था कि मदन का असली चेहरा उजागर करने वाला आखिर में मनमोहन होगा। शिवम ने अपना फ़ोन रखा और ठंडी आवाज में बोला, हम कुछ और दिन इंतजार करेंगे, फिर इंडिया वापस जाने के लिए रवाना होंगे। इंडिया के पुराने दुश्मनों से शिवम को पहले से ही सख्त नफरत थी। अगर पवेलियन मास्टर ने उसे रोका न होता तो अब तक मदन और यहाँ तक कि दूसरी मिस्टिक रियलम शायद पहले ही लाश में बदल चुकी होती। इंडिया मदन के आदेशों के तहत कई सामान्य मार्शल आर्टिस्ट्स बुराई के हाथों गिर गए। मनमोहन ने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने लिए संसाधनों को बेतहाशा अवशोषित किया। कुछ ही दिनों में दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की बदनामी और बढ़ गई। मदन की बेतहाशा और लापरवाह हरकतों ने अधिकारियों में भी सख्त नाराजगी पैदा कर दी थी। यहाँ तक कि मदन को खुद नहीं उम्मीद थी कि उसका बड़ा खेल इस तरह खत्म होगा। ऑफिस में मदन का चेहरा और पागलपन भरा हो गया। उसका दिमाग पूरी तरह ट्विस्ट हो चुका था। धिक्कार है, ये लोग सब मरने के लायक हैं। मदन ने ऑफिस की हर चीज तोड़ डाली, बेतहाशा अपनी भावनाएं निकालते हुए। मार्तन साइड में खड़ा था, एक शब्द नहीं बोल रहा था। तुमने उस शिवम को पहले क्यों नहीं मारा? अचानक मदन ने अपनी भाले की नोक मार्तन की तरफ मोड़ दी। उसने मार्तन को घूरते हुए दांत पीसकर कहा, अगर तुमने शिवम को पहले मार दिया होता तो ये गड़बड़ न होती। मार्तन अभी भी चुप रहा, मदन को गालियां देने दे रहा था। इस पल दरवाजा अचानक खुल गया। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मदन ने अपना हाथ लहराया और एक दिव्य रोशनी काटते हुए निकली। लेकिन ये हथेली आसानी से निष्प्रभावी कर दी गई। जब उसने नए आए शख्स का चेहरा साफ देखा तो मदन का चेहरा तुरंत बदल गया। पापा, तुम यहाँ क्यों आए? पुरुषोत्तम को देखने के बाद मदन जाहिर तौर पर बहुत शांत हो गया। वो जल्दी से झुका, चेहरा घबराया और डर भरा। पापा, मैं बस और कुछ मत कहो। दूसरी मिस्टिक रियलम वापस चलो, यहाँ की चीजें मैं संभाल लूंगा, पुरुषोत्तम ने ठंडे लहजे में कहा। मदन ने कुछ अनिच्छा के साथ कहा, पापा, शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अब स्थिति को हल कर सकता हूँ। हल करो मेरा सर। अगर तुम अब वापस नहीं गए तो शायद तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। पुरुषोत्तम गुस्से से बोला। ये देखकर कि पुरुषोत्तम सचमुच गुस्से में है, मदन ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। फिर पुरुषोत्तम ने मार्तन की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में उसने सिर हिलाया। तुम सब मेरे साथ वापस चलो, पुरुषोत्तम ने गहरी आवाज में कहा। दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का क्या? मार्तन ने पूछा। पुरुषोत्तम ने एक पल सोचा और बोला, अभी के लिए इंसाफ इसे संभाले। हम वापस जाकर कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रखेंगे। दोनों ने और कुछ नहीं कहा। उसी दिन पुरुषोत्तम मदन को लेकर दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से चला गया। इतना ही नहीं, दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया कि वे मदन को सख्त सजा देंगे। लेकिन हर किसी को पता था कि तथाकथित सख्त सजा कुछ भी नहीं थी। एक पल के लिए पूरा मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड गुस्से से भर गया। उसने इतने लोगों को मारा और बस ऐसे चला गया। क्यों? उसे हमें जवाब देना होगा।
अगर मदन नहीं मरेगा तो हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन ये शिकायतें कोई असल प्रभाव नहीं डाल सकीं। कोई भी दूसरी सीक्रेट रियलम में घुस नहीं सकता था। इसके अलावा उनके पास दूसरी सीक्रेट रियलम को चुनौती देने की ताकत भी नहीं थी। दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की धमकी के बिना मिस्टिक रियलम्स से निकले डिसाइपल्स और भी अहंकारी हो गए। इनमें आदित्य के नेतृत्व वाले मिस्टिक रियलम के डिसाइपल्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में तानाशाही कर रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। क्राउन प्रिंस के डिसाइपल्स को न सिर्फ मनमोहन की धमकी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि मिस्टिक रियलम के डिसाइपल्स की बेइज्जती भी सहनी पड़ रही थी। एक समय के लिए मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड दुख से भर गया। ज्यादा से ज्यादा लोग नाइन पिनाकल्स माउंटेन पर इकट्ठा होने लगे। ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए रिहान और वमनराव की प्रोटेक्शन की उम्मीद में। कुछ ही दिनों में नाइन पिनाकल्स माउंटेन पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। इन मदद मांगने आए मार्शल आर्टिस्ट्स को देखकर सुजल को गुस्सा आ गया। कमीने, नमकहरामों की भीड़, जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरो। सुजल की आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी थीं और उसकी आवाज एक जोरदार घंटी की तरह थी जो लोगों को कंपा रही थी। आज हमें उद्धारक मानते हो और कल को फकिंग हम पर ही पलट जाओगे। मैं तुम सबको मार डालना चाहता हूं। लगभग 100 लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सुजल, तुम और शिवम दोस्त हो। कृपया उसे मैसेज भेजो, कहो कि हम अंधे थे और उससे माफी मांगने को तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ, उसे बता दो कि हम सब बेसब्री से चाहते हैं कि वो वापस आए। बस वो वापस आने को तैयार हो जाए, हम तुरंत माफी मांग लेंगे। ये सुनकर सुजल और गुस्से से भर गया। उसने एक शख्स का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। उसके दिल का गुस्सा जैसे उसकी मुट्ठी से फटने वाला था। मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुमसे माफी मांगूंगा, ठीक है? सुजल ने दांत पीसते हुए कहा। अब जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम फकिंग उसे वापस बुलाना चाहते हो। इतनी मोटी चमड़ी कैसे हो सकती है तुम लोगों की? सुजल की खुरदरी हथेली में एक गहरे रसातल जैसा किलिंग इंटेंट भरा था। वो जैसे बहुत कोशिश कर रहा था खुद को रोकने की। छोड़ो, वे भी अंधेरे में थे और सच नहीं जानते थे, वमनराव ने सिर हिलाकर कहा। सुजल गुस्से से भरा था, लेकिन उसे निकालने की जगह नहीं थी। वो सिर्फ सिर उठाकर लंबी चीख मार सकता था। फिर उसने उस मार्शल आर्टिस्ट को जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम लोग मरने के लायक हो। सुजल ने ये शब्द फेंके और घूमकर चला गया। यह नाइन पिनाकल्स माउंटेन जैसे एकमात्र शुद्ध भूमि बन गया था और कई मार्शल आर्टिस्ट्स का आश्रय भी। चीजें इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि मार्शल डाउ संसाधनों की बात तो दूर, उनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। आदित्य के समूह ने लगभग सारे मार्शल डाउ संसाधनों को बांट लिया था। सब गुस्से में थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और हजारों किलोमीटर दूर हेवन गेट स्क्वायर में 300 लोग इकट्ठा थे। ये 300 लोग शिवम ने सावधानी से चुने हुए टॉप एक्सपर्ट्स थे और हर एक ने सैकड़ों जंगें लड़ी थीं। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी उपस्थिति गरिमा में थी, जैसे वे एक अच्छी तरह ट्रेन टीम हो। शिवम अपने सामने ऊंचे मंच पर खड़ा था, भीड़ को घूर रहा था। कुछ देर बाद शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, तुम 300 लोग मेरे साथ इंडिया वापस चलो और तुरंत रवाना हो। 300 टॉप एक्सपर्ट्स शिवम के साथ दिल्ली वापस जाने को तैयार थे। इस बार शिवम न सिर्फ दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को नेस्तनाबूद करना चाहता था, बल्कि दूसरी सीक्रेट रियलम को भी। लोगों का एक समूह शिवम के पीछे शानदार ढंग से चला, सीधा दिल्ली की ओर। उन्होंने काले रोब्स पहने थे। काले रोब्स की पीठ पर 2 बड़े शब्द लिखे थे, हेवन गेट। ... दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में 2 मार्शल सेंट्स जिम्मेदार थे। भले ही मदन को वापस ले जाया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी। वे सिर्फ कुछ समय के लिए चीजों को शांत करने की योजना बना रहे थे। सीक्रेट रियलम में मदन का चेहरा अनिच्छा से भरा था। उसका दिमाग इस सोच से भरा था कि वापस कैसे लौटकर मार करेगा। इस पल पुरुषोत्तम बाहर से अंदर आया। पुरुषोत्तम को देखते ही मदन जल्दी से उठा और बोला, पापा, तुम मुझे वापस जाने देना चाहते हो? मैं... चुप कर, पुरुषोत्तम ने मदन की बात काट दी। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें पता है कि अब हमारी प्रायोरिटी क्या है? मदन ने दांत पीसकर कहा, बिल्कुल, हमें वापस लौटकर मारना होगा। मारना मेरा सर? पुरुषोत्तम तुरंत गुस्से से भर गया। मैंने तुम्हें दूसरी मिस्टिक रियलम से बाहर इसलिए भेजा था ताकि तुम जल्द से जल्द मार्शल सेंट बन सको। और नतीजा, तुमने इतना समय बेकार की चीजों में बर्बाद कर दिया। मदन तुरंत चुप हो गया। वो इतने लंबे समय से मार्शल सेंट रियलम के बारे में भूल चुका था। लो लेवल सीक्रेट एरिया में मार्शल सेंट रियलम में प्रवेश करना असंभव है। पुरुषोत्तम ने गहरी सांस ली। अब न सिर्फ तुम मार्शल सेंट रियलम में फेल हो गए, तुम बदनाम भी हो गए और चेहरा दिखाने का हक भी खो दिया। मदन भी थोड़ा घबरा गया।
अगर वो मौजूदा दुनिया में वापस नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि वो हमेशा हाफ स्टेप मार्शल सेंट रियलम में अटका रहेगा। पापा, अगर तुम मुझे वापस जाने दो तो मैं निश्चित रूप से लो प्रोफाइल रखूंगा, मदन ने घबराते हुए कहा। पुरुषोत्तम ने सख्त चेहरा लिए कहा, वापस जाओ। तुमने पहले ही जनता का गुस्सा भड़का दिया है, तुम वापस कैसे जा सकते हो? फिर हमें क्या करना चाहिए? मदन ने कुछ घबराते हुए पूछा। पुरुषोत्तम एक पल के लिए चुप रहा और ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुम्हारे लिए हायर अप से अप्लाई कर दिया है कि तुम पहली सीक्रेट एरिया में कल्टिवेट करने जाओ। जब तक तुम मार्शल सेंट नहीं बन जाते वापस मत आना। पहली सीक्रेट एरिया। मदन की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। आखिरकार हायर अप्स पहली सीक्रेट एरिया में थे। कहा जाता था कि वो एक असली दुनिया थी। पैकअप करो और जाने की तैयारी करो, पुरुषोत्तम ने ठंडे लहजे में कहा। थैंक यू पापा, मदन ने उत्साह से कहा। मार्शल सेंट बनने के बाद मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा। पुरुषोत्तम ने हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस पल दोनों को नहीं पता था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। ... 5 पहाड़ों के तल पर। ये वो जगह थी जहां तीर्थयात्रा होती थी। न सिर्फ कई सम्राट इस पहाड़ पर चढ़े थे, बल्कि कई मार्शल आर्ट्स में माहिर लोग भी यहां रुके थे। लेकिन आज 5 पहाड़ों ने कई मार्शल आर्टिस्ट्स का स्वागत किया। ये मार्शल आर्टिस्ट्स न सिर्फ मिस्टिक रियलम से आए थे, बल्कि इसमें ढेर सारे समकालीन मार्शल आर्टिस्ट्स भी शामिल थे। आज इतने सारे लोग क्यों हैं? सामने की जगह जैसे सील कर दी गई है। पता नहीं, सुना है कि कोई बड़ा शख्स यहाँ आया है। कुछ टूरिस्ट धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे, चेहरों पर उत्सुकता थी। इसी दौरान कई मार्शल आर्टिस्ट जटिल भावनाओं के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ देख रहे थे। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या आदित्य सचमुच मार्शल सेंट रियलम में कदम रख सकता है? किसी ने टिप्पणी की, अगर वो मार्शल सेंट बन गया तो वो युवा जनरेशन का पहला शख्स होगा जो मार्शल सेंट रियलम में कदम रखेगा। बिल्कुल, आदित्य के स्वभाव को देखते हुए एक बार मार्शल सेंट बनने के बाद वो निश्चित रूप से खून की आंधी मचा देगा। मिस्टिक रियलम के डिसाइपल्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वे एक ही तरह के थे। लेकिन समकालीन जनरेशन के डिसाइपल्स थोड़े चिंतित थे। यह आदित्य कोई दयालु इंसान नहीं था। दिल से वो समकालीन युग के मार्शल आर्टिस्ट्स को तुच्छ समझता था। और जब मिस्टिक रियलम के डिसाइपल्स समकालीन युग में कदम रखे तो उसने सबसे पहले टकराव शुरू किया। जब सब चर्चा कर रहे थे तभी आसमान में मार्शल सेंट की शुभ बादल चमके। बड़े पैमाने पर शुभ बादलों को देखकर कई टूरिस्ट उत्सुक भावनाओं के साथ चेहरों पर नजर आए। कितना सुंदर बादल! इस साल कई बार ऐसा दिखा है। ये किस तरह का संकेत है? क्या ये दुनिया का अंत है? विशेषज्ञों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। जो टूरिस्ट्स को नहीं पता था उन्होंने एक एक करके अपने फ़ोन निकाले और तस्वीरें लेने लगे। लेकिन कई मार्शल आर्टिस्ट्स के दिमाग में अलग अलग विचार थे। बस हो गया, ये आदित्य सचमुच मार्शल सेंट बनने जा रहा है। अगर वो मार्शल सेंट बन गया तो हमें चमकने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे याद है आदित्य ने पहले कहा था कि एक बार मार्शल सेंट बनने के बाद वो दुनिया के सारे मार्शल आर्टिस्ट्स को मार डालेगा। दूसरे शब्दों में, एक बार मार्शल सेंट बनने के बाद वो दुनिया में किसी और मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल सेंट बनने की इजाज़त नहीं देगा। मार्शल सेंट के शब्द बहुत ताकतवर हैं। आसमान में शुभ बादल धीरे धीरे बिखर गए और उनकी जगह काले बादलों ने ले ली। काले बादल स्वर्गीय आपदा को तैयार कर रहे थे और किसी भी पल बरसने को तैयार थे। बूम! जल्द ही पहली स्वर्गीय आपदा 3000 चांदी के झरनों की तरह नीचे उतरी। इस स्वर्गीय आपदा के पैमाने को देखते हुए आदित्य की ताकत निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। बिल्कुल, आखिरकार वो एक जीनियस डिसाइपल है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वो स्वर्गीय आपदा से मारा जाए। स्वर्गीय आपदा एक के बाद एक लुढ़कती रही, जैसे वो इस दुनिया को चीर देना चाहती हो। लेकिन हैरानी की बात थी कि इतने बड़े पैमाने की स्वर्गीय आपदा के बावजूद 5 चोटियों का पहाड़ जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। जैसे कोई हल्की सी फॉर्मेशन पूरे पहाड़ी रेंज को प्रोटेक्ट कर रही हो। पहली, दूसरी पलक झपकते ही आदित्य ने 8वीं स्वर्गीय आपदा का स्वागत कर लिया था। आदित्य की स्वर्गीय आपदा का पैमाना हर किसी को आह भरने पर मजबूर कर रहा था। ऐसा पैमाना वाकई हमारी कल्पना से परे है, किसी ने धीमी आवाज में कहा। अगर वो मार्शल सेंट बन गया तो मुझे डर है कि वो उन पुराने मार्शल सेंट से भी ज्यादा ताकतवर होगा। गूंजती आवाजों की लहरों के साथ स्वर्गीय आपदा खत्म हो गई। आसमान में काले बादल धीरे धीरे बिखर गए और नीला आसमान और सफेद सूरज दिखाई देने लगा। सबने पहाड़ की चोटी की तरफ घूरा और उनके दिल उनकी गले में अटक गए। हा 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 हा! जल्द ही पहाड़ की चोटी से एक बेफिक्र हंसी की आवाज आई। इस आवाज में आंतरिक ताकत थी और ये चारों दिशाओं को हिला रही थी। फिर उन्होंने एक युवा को पहाड़ की चोटी पर दिखाई देते देखा। वो सबको नीचे देखकर पागलों की तरह हंस रहा था
आज मैं आदित्य मार्शल सेंट रियलम में कदम रख चुका हूँ। तुम सबको मेरा सम्मान करना होगा। जो न माने उसे बिना दया के मार डाला जाएगा। नीचे के कई मार्शल आर्टिस्ट चुप रहे, लेकिन उनके दिलों में भारी बेचैनी थी। आदित्य ने आगे कहा, आज से मैं नया जन्म लूंगा और सेंट बन जाऊंगा। कुछ दिनों में मैं एक इलाके पर हावी होऊंगा और जमीन को किंग की तरह घेर लूंगा। तुम सब घुटने टेको। ये कहते हुए एक भयानक दबाव तेजी से फैल गया। मार्शल सेंट और मार्शल मार्क्विस के बीच एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। इस दबाव में कई मार्शल आर्टिस्ट्स कांपने लगे और उनके पैर अनायास ही कांपने लगे। बधाई बधाई यंग मास्टर आदित्य को मार्शल सेंट रियलम में कदम रखने के लिए। किसी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और जल्दी से चिल्लाया। यंग मास्टर आदित्य युवा जनरेशन के पहले शख्स हैं जिन्होंने मार्शल सेंट रियलम में कदम रखा। वाकई नंबर 1 जीनियस। क्या कपिल, सुकृत, ये सब तो औसत लोग हैं। आज से नंबर 1 जीनियस सिर्फ यंग मास्टर आदित्य हैं। हा, अच्छा कहा। आदित्य सबकी चापलूसी पर इतना खुश हुआ कि वो अपनी औकात भूल गया। उसने भीड़ पर नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मार्शल सेंट बनने के बाद मैं कितना ताकतवर हूँ। आदित्य ने अपनी हथेली उठाई और अपने दिमाग से एक सील बनाई। एक मोटी लाल रोशनी जो पहाड़ की तरह थी उसकी हथेली पर जमा हो गई। किलिंग ऊर्जा की धाराएं जो काले बादलों की तरह मोटी थीं, सबके दिलों पर प्रहार कर रही थीं। वो दबाव उनकी हड्डियों में समा रहा था। ये एक असली किलिंग टेक्निक थी। हजारों आंतरिक ऊर्जा की धाराएं उसकी हथेली में जमा हुईं और आखिर में पहाड़ों और समुद्रों के रियलम में विकसित हो गईं। एक असली ग्रेट क्रिएशन टेक्निक। ये देखकर सबके दिल कांप गए। दुनिया का नंबर 1 शख्स अपने नाम को सही ठहराता है। हा, आदित्य पागलों की तरह हंसा। आज से मैं अजेय रियलम में कदम रखूंगा। लेकिन इस पल थोड़ी दूरी पर एक सुनहरी रोशनी ने सूरज को भेदते हुए इंद्रधनुष की तरह आदित्य की किलिंग टेक्निक को चीर दिया। सुनहरी रोशनी ने आसमान को पार किया और पलक झपकते ही आदित्य की टेक्निक को चीर दिया। सबके दिलों में जमा हुई बेचैनी जल्दी से गायब हो गई। मुड़कर देखा तो एक युवा को काले हेवन गेट रोब में हवा में कदम रखते हुए आते देखा। नंबर 1 शख्स, क्या तुम नंबर 1 कहलाने के लायक हो? फिर भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे की? युवा की आवाज़ हड्डियों तक ठंडी थी, लेकिन उसमें शांत स्वर में निहित गरिमा ज्यादा थी। पलक झपकते ही उसने आदित्य की जादुई शक्ति को तोड़ दिया। ऐसी ताकत ने हर किसी को हैरान कर दिया। आदित्य का चेहरा स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लग रहा था। उसने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और बोला, तुम्हारा इससे क्या मतलब महोदय? कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम पसंद नहीं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। आदित्य ने मुंह खोला और कुछ कहने ही वाला था कि शिवम एक हवा के झोंके में बदल गया और पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। बैंग बैंग बैंग, उसने अपनी हथेली उठाई और 3 मुक्के मारे। हर मुक्का आदित्य के गले, छाती और पेट पर लगा। ये 3 सामान्य से दिखने वाले मुक्के वास्तव में उस अहंकारी आदित्य को जमीन पर घुटने टिकवाने के लिए काफी थे। एक सेट मूवमेंट्स पल भर में पूरा हो गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। वाह! आदित्य के मुंह से लगातार खून और एसिड निकल रहा था और उसका शरीर झींगे की तरह सिकुड़ गया। वो बहुत दर्द में लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथ बार बार अपने गले को सहला रहे थे। पहाड़ के तल पर देख रहे लोग तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर बैठे। ये काले रोब वाला शख्स कौन था? आदित्य उसके सामने इतना कमजोर कैसे हो सकता था? अर्र! आदित्य का चेहरा बिगड़ गया। दर्द की वजह से उसकी माथे की नसें उभर आईं। तुम कौन हो? आदित्य ने दर्द में कुछ शब्द निकाले। शिवम ने उसका जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम 5 पहाड़ों की सुप्रीमेसी माउंटेन पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। बस इतनी सी ताकत है तुम में। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदित्य ने अपनी सारी ताकत लगाकर कुछ शब्द निकाले। ये कहते हुए आदित्य ने फिर से अपनी हथेली उठाई। एक इंद्रधनुष जैसी दिव्य रोशनी तेजी से उसकी हथेली से निकली। पहाड़ों और समुद्रों का भारी रियलम, जिसमें ग्रेट डाउ की हजारों धाराएं थीं, बेमिसाल भारी थी और पूरी जमीन को हिलाकर गड़गड़ा रही थी। जैसे ही आदित्य ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, पहाड़ों और समुद्रों का रियलम शानदार ढंग से बढ़ा। ये बड़ा और बड़ा होता गया, जैसे शिवम को निगल लेना चाहता हो। ग्रेट डाउ से भरे पहाड़ों और समुद्रों के रियलम का सामना करते हुए शिवम का चेहरा बेहद शांत था। उसने एक हाथ उठाया और अचानक अपनी हथेली लहराई। बैंग! एक कनरेदी आवाज गूंजी और पहाड़ों और समुद्रों का रियलम इस लहर के नीचे धमाके के साथ ढह गया। हिस! सबने ठंडी सांस ली। उनके चेहरे हैरानी से भरे थे। एक बेतकल्लुफ हथेली ने आदित्य की सीक्रेट टेक्निक को तोड़ दिया। ये शख्स आखिर कौन था? जान लो कि यह आदित्य एक मार्शल सेंट था। वो दुनिया में अजेय का प्रतिनिधि था।
इस पल आदित्य के चेहरे पर डर भरा था। एक मार्शल सेंट के तौर पर उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि इस स्तर की ताकत का क्या मतलब है। आदित्य ने मुंह खोला, जैसे रहम की भीख मांगना चाहता हो, लेकिन शिवम ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। भारी दबाव फैल गया और तुरंत आदित्य को जमीन पर दबा दिया। याद रखो, अगले जन्म में बकवास मत करना और न ही बंदूक की नोक पर टकराना। शिवम की ठंडी आवाज जैसे मौत का फरमान थी। जमीन पर पड़े आवारा कुत्ते जैसे आदित्य को देखकर शिवम के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने हल्के से अपना हाथ उठाया और एक सुनहरी रोशनी शिवम के हाथ से उड़ती चाकू की तरह आदित्य पर जा लगी। स्वूश! आदित्य का सिर और अभी अभी जन्मा नेसेंट डिविनिटी तुरंत दो टुकड़ों में कट गया। बैंग! जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, आदित्य का शरीर पूरी तरह गायब हो गया। नीचे पूरी तरह सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ऐसी अंजाम की उम्मीद नहीं की थी। आदित्य, जो कुछ पल पहले खूबसूरत भविष्य का आनंद ले रहा था, पलक झपकते लाश में बदल गया। नीचे के कई मार्शल आर्टिस्ट्स एक दूसरे को देखने लगे और जोर शोर से चर्चा करने लगे। वो काले रोब वाला शख्स कौन है? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मार्शल सेंट को कुत्ते की तरह मारना, क्या ये शख्स कोई पौराणिक सर्वशक्तिमान है? हेवन गेट, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने पहले क्यों नहीं सुना? मुझे पता है, जरूर आदित्य ने यूएस सुप्रीमेसी माउंटेन पर बकवास की और देवताओं को गुस्सा कर दिया। ये काले रोब वाला शख्स स्वर्ग से भेजा गया है। सब जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर खड़े शिवम को देखा और बेचैनी महसूस की। किसी को नहीं पता था कि ये शख्स दुश्मन है या दोस्त। क्या वो अगला स्काई ब्लड रेनबो होगा जो निराशा लाएगा? इस पल पहाड़ की चोटी पर खड़े शिवम ने धीरे से मुड़कर देखा। सबकी नजरों के बीच शिवम ने हाथ बढ़ाया और अपने सिर पर काला रोब उतारा, धीरे धीरे अपनी असली शक्ल दिखाई। वो पतला शरीर, ठंडी नजरें, नाजुक और सुंदर चेहरा जिसमें दृढ़ता की झलक थी, हर हिस्सा इतना स्पष्ट था। ये शिवम है, वो शिवम है। पता नहीं किसने सबसे पहले चिल्लाया। कैसे? ये कैसे संभव है? शिवम के पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? तुमने जरूर गलत देखा, है ना? बकवास! अगर वो शिवम नहीं है, तो फिर कौन है? वो वापस आ गया है। वो जरूर मार्शल सेंट रियलम में कदम रख चुका है। सब शिवम की आकृति को बेमिसाल उत्साह के साथ घूर रहे थे। लेकिन मिस्टिक रियलम के मार्शल आर्टिस्ट्स का चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं था। वे साइड में खड़े थे और चुप रहे, लेकिन उनके दिलों में भारी बेचैनी थी। शिवम, तुम आखिरकार वापस आ गए। थैंक यू, मिस्टर शिवम, हमारे लिए खड़े होने के लिए। शिवम ने मार्शल आर्टिस्ट्स पर नजर डाली और ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारे लिए खड़ा होना? मैं तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हूँ? ये शब्द सुनकर सब तुरंत चुप हो गए। उनके चेहरों पर अजीब सी शर्मिंदगी छा गई। शिवम ने भीड़ को देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम सबको दिल्ली की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से अपने लिए खड़ा होने को कहना चाहिए। एक बार जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, मैं तुरंत इंडिया छोड़ दूंगा। ये शब्द फेंकने के बाद शिवम घूमा और चला गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है। आदित्य के मार्शल सेंट बनने की खबर पूरे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पहले ही फैल चुकी थी। कई लोगों ने सिर उठाकर उस गोली के बादल को देखा जो बन रहा था। वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। लगता है आदित्य कामयाब होने वाला है। अगर वो मार्शल सेंट बन गया तो ये हमारे लिए बुरी खबर होगी। जल्द ही एक और खबर आई। आदित्य मार्शल सेंट बन गया है। उसने तो ये भी ऐलान कर दिया कि वो दुनिया का नंबर 1 इंसान बनेगा। जब कई मार्शल आर्टिस्ट चिंतित हो रहे थे, तभी एक और खबर आई। आदित्य मर गया। उसे 3 मुक्कों में मार डाला गया। और जिसने ये किया, वो कोई और नहीं बल्कि शिवम था, जो कई दिनों से गायब था। ये दोनों खबरें 10 मिनट से भी कम समय में आईं और सबको हैरान कर गईं। शिवम ने आदित्य को 3 मुक्कों में मार डाला। ये तो कुछ ज्यादा ही बेतुका था ना? भले ही शिवम मार्शल सेंट बन गया हो, लेकिन एक मार्शल सेंट को 3 मुक्कों में खत्म करना नामुमकिन था। जब सब लोग शक कर रहे थे, तभी एक वीडियो अपलोड हो गया। वीडियो में आदित्य एक मरे हुए कुत्ते की तरह शिवम के पैरों के पास घुटनों पर था। कुछ ही मिनटों में उसकी आत्मा को काट डाला गया। शिवम ने सचमुच आदित्य को 3 मुक्कों में मार डाला। वाह, शिवम जैसा ही हो सकता है। मार्शल सेंट बनने के बाद वो सचमुच अजेय है। बेहद ताकतवर। ये तो हद ही हो गई। शायद दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र का स्टार सेज भी ऐसा नहीं कर सकता। 9 पिनेकल्स माउंटेन पर सभी लोग वीडियो देखकर बेहद उत्साहित थे। हा 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 हा, सुजल जोर से हंस पड़ा। शिवम से यही उम्मीद थी। शानदार काम। अमन का चेहरा उदास था। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है हमें भी और मेहनत करनी होगी। ... दिव्य कीमियागर मंडप। सुकृत ने गंभीर चेहरे के साथ मंडप मालिक को देखा। मंडप मालिक ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और सुकृत को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इससे सुकृत को बहुत गुस्सा आया।
वो कई बार दिव्य कीमियागर मंडप आ चुका था, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया गया। कमबख्त, आखिरकार सुकृत से रहा नहीं गया। उसने सामने की मेज पलट दी और गुस्से में बोला, मैंने रौनक के सम्मान में तुम्हें कुछ नहीं कहा। ये मत समझो कि मैं उससे डरता हूँ। मंडप मालिक का चेहरा नहीं बदला और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। सुकृत का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम्हें सबक सिखाने के बाद तुम भाग जाओगी। मैं देखता हूं कि रौनक मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतना कहकर सुकृत ने अपने दांत निकाले और पंजे फैलाकर मंडप मालिक की ओर झपटा। मंडप मालिक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही वो उठने वाली थी, किसी ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। कौन कमबख्त अंदर आया? इससे सुकृत को बहुत गुस्सा आया। यंग मास्टर सुकृत, हमें जल्दी से निकलना होगा, रॉय परिवार के मार्शल सेंट ने ठंडी आवाज में कहा। सुकृत ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा, निकलना? कहाँ जाना है? रॉय परिवार के मार्शल सेंट ने कहा, शिवम मार्शल सेंट बन गया है और उसने आदित्य को 3 मुक्कों में मार डाला। अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद देर हो जाएगी। ये सुनकर सुकृत का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने फ़ोन लिया और डरते हुए वीडियो देखा। जब उसने शिवम की जबरदस्त ताकत देखी तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगीं। कमबख्त, सुकृत ने मन ही मन कोसा। उसने जमीन से अपने कपड़े उठाए और पलटकर निकल गया। जल्दी, तुरंत रहस्यमयी क्षेत्र में वापस चलो, जल्दी। सुकृत का चेहरा डर से भरा था, वो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। इस समय शिवम अपने कई हेवन गेट के शिष्यों को लेकर पिछले ज़ेड मून विला में वापस आ चुका था। ये जगह अब खंडहर हो चुकी थी और पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेकिन यहाँ अभी भी एक रहस्यमयी क्षेत्र था, इसलिए इसे आधार के रूप में इस्तेमाल करना सबसे अच्छा विकल्प था। हम यहाँ अस्थायी रूप से बस जाएंगे, शिवम ने कहा। हाँ, सेक्ट मास्टर, 300 सवारों ने एक साथ चिल्लाकर जवाब दिया। सभी ने कुछ समय लगाकर ज़ेड मून विला को ठीक किया। हालांकि ये पहले जैसा समृद्ध नहीं था, लेकिन कम से कम यहाँ रहने की जगह बन गई थी। जल्द ही लोग बधाई देने के लिए आने लगे। सुजल और बाकी लोग भी 9 पिनेकल्स माउंटेन से उतरकर शिवम को बधाई देने आए। कुछ समय के लिए ग्रीन मून विला मेहमानों से भरा हुआ था। बधाई हो शिवम, मार्शल सेंट रियल में कदम रखने के लिए। सचिन ने अपनी उदासी से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर शिवम को बधाई दी। आज शिवम ने मार्शल सेंट रियल में कदम रखा है। इस युग के मार्शल आर्टिस्ट्स को अब कुछ आवाज मिल सकती है। कुलदीप ने हल्की सी आह भरी। शिवम, मुझे पता था कि तुम सबसे पहले मार्शल सेंट बनोगे। सभी की बधाइयों के सामने शिवम भी खड़ा हुआ और एक एक करके सबका शुक्रिया अदा किया। शिवम, बाहर उन काले लबादों वाले लोग कौन हैं? सुजल ने हैरानी से पूछा। शिवम ने कहा, वे मेरे शिष्य हैं। शिष्य? ये सुनकर सभी थोड़ा हैरान हो गए। शिवम ने आभार के साथ कहा, वे सिर्फ एक हिस्सा हैं। बाकी लोग अभी भी शेन किंगडम में आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। वाह, इतने कम समय में एक टीम बना लेना, ये कमाल है। ये तो कुछ भी नहीं। शिवम की मौजूदा लोकप्रियता के साथ मुझे लगता है कि दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को एक झटके में हटाना भी नामुमकिन नहीं है। यही मेरा इरादा है, शिवम ने गंभीर स्वर में कहा। ये सुनते ही सचिन और बाकी लोग अपनी आंखें फाड़कर देखने लगे। शिवम, हम तो बस मजाक कर रहे थे, इसे सीरियस मत लो। सचिन ने शिवम के कंधे पर थपकी दी। हाँ, दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। एक कदम एक बार में लेना बेहतर है। कोई नहीं जानता कि दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास क्या ताकत है। डरने की क्या बात है? दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में ऐसा क्या खास है? सुजल ने ठंडे स्वर में तंज कसा। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और बोला, शिवम, जब तुम दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन पर हमला करो, मुझे भी साथ ले जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिवम ने सिर हिलाया। ये कहने के बाद शिवम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने सभी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, खबर फैलाओ कि हेवन गेट ने दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान कर दिया है। इतनी जल्दी? इस बार सुजल भी हैरान रह गया। शिवम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। हॉल में बधाई देने आए कई मेहमानों ने भी अपने काम रोक दिए। हालांकि शिवम की ताकत सभी के सामने साफ थी, लेकिन दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन सालों से मौजूद था। इतने सालों में भला कौन दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से सचमुच जीत पाया था? ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी कभी दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ सचमुच कोई कदम नहीं उठाया था। दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र तो बस शुरुआत है। मैं न सिर्फ दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र तबाह करना चाहता हूँ, बल्कि इसके पीछे के 8 बड़े लोगों को भी खत्म करना चाहता हूँ। शिवम का लहजा बेहद ठंडा था। मोनिका के साथ जो कुछ हुआ था वो अभी भी उनकी यादों में ताज़ा था।
शिवम उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला था। ये खबर पंखों की तरह पूरे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फैल गई। शिवम वापस आ गया है। उसने नए मार्शल सेंट आदित्य को 3 मुक्कों में मार डाला। उसने दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। क्या दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र? क्या ये दिल्ली मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र है? कमाल है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गया? अभी अभी मार्शल सेंट बना और दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। क्या उसे सचमुच लगता है कि दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र मिट्टी का बना है? इस खबर के बारे में न सिर्फ मौजूदा मार्शल आर्टिस्ट्स बल्कि विभिन्न बड़े रहस्यमयी क्षेत्रों के शिष्य भी लगातार हंस रहे थे। ये शिवम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। दिल्ली में एक पहाड़ी और पानी के क्लब में दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ जंग का ऐलान। तो क्या इसका अगला कदम हमारे विभिन्न बड़े रहस्यमयी क्षेत्रों के खिलाफ जंग का ऐलान करना है? वो अभी अभी मार्शल सेंट रियल में आया है तो थोड़ा घमंडी होना तो बनता है। और उसने अभी आदित्य को मारा है। तो क्या हुआ अगर वो आदित्य है? वो अभी अभी मार्शल सेंट बना है। उसके और पुराने मार्शल सेंट के बीच बहुत बड़ा फर्क है। मुझे याद है कि एक नए मार्शल सेंट को मारने के लिए सिर्फ एक हथेली का वार ही काफी था। पता नहीं ये शिवम कैसे खत्म होगा। दिल्ली राठौर परिवार। कपिल ने मार्शल आर्ट्स फोरम की खबर को उदास चेहरे के साथ देखा। मैंने उसे एक कदम आगे निकलने दिया। कपिल ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये वो बात नहीं थी जिससे कपिल को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि शिवम ने हर मामले में उससे बढ़त हासिल कर ली थी। जाने अनजाने में शिवम न सिर्फ मार्शल सेंट बन गया था बल्कि उसने लोगों का दिल भी जीत लिया था। कम भक्त, वो तो हर जगह दबाया जा रहा था, फिर वो हर मामले में मुझसे एक कदम आगे कैसे निकल गया? कपिल ने अपनी मुठियां भींच लीं। सचमुच, जिसे मार नहीं सकते वो और मजबूत हो जाता है। लगता है मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, कपिल ने मन ही मन कहा। दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र में इसे एक छोटा सा संसार कहा जा सकता था। ठाकुर परिवार के शिष्यों के अलावा यहाँ कई साधारण योद्धा भी थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के बीच में एक ऊंचे हॉल में एक ताकतवर आदमी स्थिर कदमों से अंदर आया। मार्तंड, क्या बात है? पुरुषोत्तम ने आलस्य से अपनी आंखें खोली और लापरवाही से पूछा। मार्तंड ने गंभीर स्वर में कहा, शिवम ने दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर पुरुषोत्तम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। शिवम, दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ जंग का ऐलान? पुरुषोत्तम हंसते हंसते अपनी मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। मैं इतने सालों से जीवित हूं, ये सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने सुना है। मार्तंड उतना आशावादी नहीं था जितना पुरुषोत्तम था। उसने गंभीर स्वर में कहा, शिवम के पास एक अराजक शरीर है और उसके शरीर में एक दाव रक्षक की रक्तरेखा बहती है। हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। नायडू परिवार का बेटा आदित्य उसके हाथों मर चुका है। कहा जाता है कि शिवम ने सिर्फ 3 मुक्कों का इस्तेमाल किया। पुरुषोत्तम ने ठंडी हंसी हंसी। मार्तंड, क्या तुम डर गए हो? एक जूनियर से डर गए? ना। मार्तंड ने सिर हिलाया, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बकवास करने की जरूरत नहीं, पुरुषोत्तम ने ठंडे स्वर में कहा। ऊपर वाले हमेशा से शिवम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अगर वो अब मेरे पास आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। मार्तंड ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, मुझे लगता है कि कुछ तैयारियां करना जरूरी है। मुझे डर है कि शिवम इस बार तैयार होकर आया है। बस, पुरुषोत्तम ने चिल्लाकर कहा। मार्तंड, तुम इतने सालों से मार्शल सेंट रियल में हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मार्शल सेंट्स के बीच कितना बड़ा फर्क होता है? वो शिवम बस एक नया मार्शल सेंट है, भले ही वो एक बेजोड़ प्रतिभा हो। मार्तंड चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। इन सालों में तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम मुझे बचाओगे? हा हा हा। पुरुषोत्तम हंसने लगा। मैं एक शीर्ष मार्शल सेंट हूँ, मुझे तुम्हारे बचाने की जरूरत है। मार्तंड ने और कुछ नहीं कहा। वो पलटा और हॉल से बाहर चला गया। पुरुषोत्तम ने शिवम को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर इस दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र में सर्वशक्तिमान रियल में कदम रखने की स्थिति होती तो वो कब का सर्वशक्तिमान बन चुका होता। एक बार सर्वशक्तिमान रियल में कदम रखने के बाद वो एक ऐसी सर्वशक्तिमान हस्ती बन जाता जो आकाश में उड़ सकती थी और जमीन में समा सकती थी। उसे शिवम से डरने की क्या जरूरत थी? इस समय शिवम अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था और पहले लक्ष्य की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था, रॉय परिवार का रहस्यमयी क्षेत्र। शिवम को सुकृत के कार्यों से लंबे समय से नफरत थी। उसने जैद मून विला के अनगिनत शिष्यों को मारा था, कई बार शिवम के लिए जाल बिछाया था और दिव्य कीमियागर मंडप की मालिक को परेशान किया था।
इनमें से कोई भी अपराध उसे 100 बार मारने के लिए काफी था। और शिवम को वाकई अपनी ताकत दिखानी थी। हालांकि शिवम मार्शल सेंट रियल में कदम रख चुका था, लेकिन कोई नहीं मानता था कि शिवम उन रहस्यमयी क्षेत्रों के खिलाफ जा सकता है जो सालों से मौजूद थे। ये रॉय परिवार का रहस्यमयी क्षेत्र एक योग्य कदम था। सुकृत, तुम्हारा मरने का समय आ गया है। शिवम का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। पूरा मार्शल आर्ट्स की दुनिया चुप थी। ये तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था और ये असामान्य रूप से नीरस था। इस सुबह शिवम ने दिव्य कीमियागर मंडप की ओर गाड़ी चलाई। जब से सुकृत ने यह हंगामा किया था, तब से दिव्य कीमियागर मंडप में भी गिरावट के संकेत दिखने लगे थे। हालांकि मंडप मालिक की कीमियागिरी की कला बेजोड़ थी, लेकिन वो अभी तक मार्शल सेंट नहीं बनी थी, इसलिए इस युग में वो दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। शिवम ने अपने कपड़े ठीक किए और बड़े कदमों के साथ दिव्य कीमियागर मंडप की ओर बढ़ा। शिवम। रास्ते में कुछ शिष्यों ने शिवम को देखा और दौड़कर उसे नमस्ते करने आए। ये लोग शिवम को अपने परिवार की तरह मानते थे और उनका रवैया बेहद गर्मजोशी भरा था। शिवम, सुना है तुम मार्शल सेंट रियल में आ गए हो और आदित्य को 3 हथेलियों के वार से मार डाला। क्या ये सच है? कुछ समय पहले तुमने कहा था कि तुम दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र के खिलाफ जंग का ऐलान करोगे। क्या तुम सचमुच लड़ने जा रहे हो? शिवम। सभी लोग शिवम के आसपास इकट्ठा हो गए और लगातार बातें करने लगे। शिवम ने मुस्कुराकर एक एक करके सबका अभिवादन किया, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि वो सचमुच निकल नहीं पा रहा था। ठीक है, शिवम इस बार जरूर किसी काम से आया होगा। जल्दी रास्ता दो। इस समय 5वें बुजुर्ग ने बाहर निकलकर कहा। 5वें बुजुर्ग की बात सुनकर कई कीमियागर अनमने ढंग से पीछे हट गए। शुक्रिया 5वें बुजुर्ग, शिवम ने झुककर कहा। 5वें बुजुर्ग के चेहरे पर डर की एक झलक दिखी। उसने कुछ कड़वाहट के साथ कहा, तुम्हारे मौजूदा रुतबे के साथ मुझे झुकने की जरूरत नहीं है। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, 5वें बुजुर्ग, ये तो छोड़ो कि मैं अभी सिर्फ मार्शल सेंट हूँ। भले ही मैं भविष्य में सर्वशक्तिमान या फिर त्रासदी रियल में कदम रखूं, मैं फिर भी एक जूनियर हूँ। 5वें बुजुर्ग ने मुंह खोला, जैसे वो भावुक हो गया हो। तुम मंडप मालिक से मिलने आए हो ना? 5वें बुजुर्ग ने विषय बदल दिया। शिवम ने हामी भरी और कहा, वो यहाँ हैं। वो ऊपर हैं, 5वें बुजुर्ग ने कहा। दोनों बातें करते हुए चलने लगे। रास्ते में 5वें बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, वो सुकृत दिन ब दिन और बेकार होता जा रहा है। शुरू में गाली गलौज से लेकर बाद में छूने तक, और कुछ दिन पहले तो उसने मंडप मालिक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। दुख की बात है कि हम कमजोर हैं। हमें गुस्सा तो आता है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती। फिक्र मत करो, सुकृत अब फिर नहीं आएगा, शिवम ने कहा। सच में? 5वें बुजुर्ग की आंखों में एक विनती थी। शिवम ने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं इस बार यहाँ मंडप मालिक को अपने साथ रॉय क्लान के रहस्यमयी क्षेत्र ले जाने आया हूँ। तुम? 5वें बुजुर्ग को कुछ समझ में आ गया। उसने अपना मुंह ढक लिया और उसका चेहरा घबराहट से भरा था। हाँ, मैंने कहा था कि एक बार मैं मार्शल सेंट बन जाऊं, तो पहला काम रॉय क्लान के रहस्यमयी क्षेत्र को तबाह करना होगा। शिवम का लहजा बेहद ठंडा था। 5वें बुजुर्ग ने यह सुना तो कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। बात करते करते दोनों मंडप मालिक की इमारत तक पहुंच गए। 5वें बुजुर्ग, मैं पहले ऊपर जाता हूं। शिवम ने 5वें बुजुर्ग को नमस्ते किया। फिर अपने शरीर को हिलाकर वो ऊपर चला गया। मंडप मालिक इमारत के किनारे पर बैठी थी। उसने शिवम और 5वें बुजुर्ग की बातचीत को साफ साफ सुन लिया था। तुम सचमुच रॉय परिवार के रहस्यमयी क्षेत्र जा रहे हो? मंडप मालिक ने पूछा। शिवम ने हामी भरी और कहा, मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। मंडप मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, आखिरकार, रॉय क्लान का रहस्यमयी क्षेत्र कई सालों से चला आ रहा एक कबीला है। ऐसे कबीले के पास निश्चित रूप से रहस्यमयी क्षेत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत नींव होगी। कोई चिंता नहीं, शिवम ने कहा। अब मैं किसी भी नींव से डरने वाला नहीं हूँ। हालांकि शिवम का लहजा शांत था, लेकिन उसके शब्दों में गजब का आत्मविश्वास था। ये भी सही है, मंडप मालिक हंसी। इस दुनिया में तुम अब अजेय हो। वाकई, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। शिवम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अपने दिल में अच्छी तरह पता था। कल्टीवेशन का रास्ता अभी बहुत लंबा था। मार्शल सेंट अंत नहीं था। राठौर परिवार के रहस्यमयी क्षेत्र में, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान लोग भी सिर्फ अधीनस्थ बन सकते थे। केवल स्वर्ग ही जानता था कि इस दुनिया में और कितने ताकतवर लोग मौजूद हैं। बैठो। मंडप मालिक ने हल्के से हाथ हिलाया और एक कुर्सी शिवम के सामने आ गिरी। दोनों आमने सामने बैठे और अतीत और वर्तमान की बातें करने लगे। हाल ही में तुम्हारी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। लोग तुम्हें नया लीडर मानने लगे हैं, मंडप मालिक ने कहा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, यह बेकार है।
उन्हें मेरी असली ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मंडप मालिक की खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक चमकी। तुमने आदित्य को 3 मुक्कों में मार डाला। क्या ये तुम्हारी ताकत को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? मंडप मालिक हैरान थी। शिवम ने चाय का एक घूंट लिया और सिर हिलाया। मैंने उन्हें मेरे साथ दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र जीतने के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा बहुत खराब रहा। वो अलग बात है। आखिरकार दूसरा रहस्यमयी क्षेत्र कई सालों से स्थापित है। ये लोगों के दिलों में गहरे तक बसा हुआ है, मंडप मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने हंसी। सीधे तौर पर कहें तो वे साफ तौर पर दूसरे रहस्यमयी क्षेत्र से नफरत करते हैं, लेकिन मेरे साथ इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। या तो उनकी नफरत उतनी गहरी नहीं है, या फिर वे मुझ पर भरोसा नहीं करते। ये भी सही है। मंडप मालिक ने सिर हिलाया। जब मैं रॉय क्लान के रहस्यमयी क्षेत्र को तबाह कर दूंगा, तब सब कुछ बदल जाएगा, शिवम ने उदासीनता से कहा। मंडप मालिक ने हामी भरी और पूछा, तुम कब निकलने का प्लान कर रहे हो? कल, शिवम ने बिना हिचक के कहा। कल तुम मेरे साथ रॉय क्लान के रहस्यमयी क्षेत्र चलोगी। मैं तुम्हारे सामने सुकृत को खुद मार डालूंगा। मंडप मालिक ने इस पर ज्यादा राय नहीं दी। वैसे नीरज कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे साथ दिव्य कीमियागर मंडप नहीं आए थे? इस समय शिवम ने अचानक पूछा। मंडप मालिक ने मुस्कुराकर कहा, वो पीछे के पहाड़ पर खेती कर रहे हैं और औषधीय खेतों को फिर से खोदने की योजना बना रहे हैं। मुझे कहना होगा, नीरज औषधीय खेतों को खोदने में माहिर हैं। शिवम ने हंसते हुए कहा, ये भी अच्छा है। कम से कम वो गोदाम का दबाव कम कर सकते हैं। इतना कहकर शिवम खड़ा हुआ और बोला, मैं अब और नहीं रुकूंगा। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, मंडप मालिक ने सिर हिलाया। अगली सुबह जल्दी, शिवम ने ग्रीन मून विला में अपनी किन सेक्ट के 300 शिष्यों को इकट्ठा किया और रॉय परिवार के रहस्यमयी क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी की। 300 लोग काले लबादे पहने हुए थे और पूरी तरह से जोश में थे। सब लोग सुनो, शिवम ने एक जनरल की तरह भीड़ पर नजर डाली। मेरे साथ चलो और एक साथ रॉय परिवार के रहस्यमयी क्षेत्र को तबाह